नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप सभी के कई कमेंट्स आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली 2026 को लेकर तमाम बातें आपके मन में आ रही हैं। तो हमने भी इस नियमावली को पढ़ा और इसके पीछे होमवर्क किया कि प्रशिक्षित स्नातक जो कि 9वीं 10वीं कक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो इनकी जो भी योग्यता को लेकर ये नियमावली बनी हुई है, उसी पर हम बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक 2 तरीके के नियुक्त किए जाते हैं। एक यूपीएलटी के माध्यम से, जिनको कि हम राजकीय कॉलेज में पढ़ाते हुए देखते हैं, और एक यूपी टीजीटी के माध्यम से, जिनको कि माध्यमिक कॉलेजों में हम देखते हैं। एक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है या फिर इसका एग्जाम कराया जाता है, और एक का एग्जाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो कि अब नए नाम से जाना जा रहा है, उसके माध्यम से कराया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो नियमावली 2026 आई है, अब वो किस पर लागू की जाएगी या फिर उसके लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो हमने नियमावली को तो पढ़ा, लेकिन मुझे याद आया विज्ञापन 2025 जो यूपीएलटी का निकला हुआ था, तो इसमें हमने विषय कॉम्बिनेशन को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो चीजें बताई गई थी कि अगर आप हिंदी विषय से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो विज्ञापन 2025 में आया था, उसमें केवल डिग्री की बात की गई। ठीक है कि आपका बीए में हिंदी विषय होना चाहिए और फिर इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए, ये क्राइटेरिया थी, और साथ में बीएड भी होना चाहिए। और इसी विज्ञापन में दिया गया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 यथा संशोधित 2024 में इसमें संशोधन किया गया था, जो कि 6वां संशोधन था। 2026 में जो संशोधन किया गया है वो 7वां संशोधन है, यानी कि नियमावली 1983 में बनी, इसके बाद लगातार इसमें संशोधन होता रहा। हम बातचीत कर रहे हैं 7वें संशोधन के ऊपर, जो कि 2026 में आया हुआ है। तो बार बार इस संशोधन को जब हम देख रहे थे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की बात की जा रही थी, जो कि विज्ञापन के अनुसार यूपीएलटी की बात यहाँ पर हो रही है। और यूपीएलटी में आप देखेंगे एक चीज और, कि जब भी उसमें विज्ञापन निकलता है तो पुरुष और महिला की बात होती है, लेकिन अगर आप यूपी टीजीटी की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि बालक और बालिका की बात होती है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। तो एक तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो अभी नियम आया हुआ है यूपीएलटी की तरफ लग रहा है, लेकिन क्या समानता की दृष्टिकोण से, एकरूपता के दृष्टिकोण से यूपी टीजीटी में भी ये लागू हो सकता है, इसके तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये नियमावली 2026 है क्या। बताया गया कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, और ये भी बताया गया कि अब ये नियमावली 2026 के नाम से जानी जाएगी और ये तुरंत लागू होगी। और इतिहास भी बताया कि नियम 3 का संशोधन किया गया जो 1983 में बना था। अब जो नया संशोधन हुआ है उसको स्तंभ 2 के रूप में रख दिया गया है, उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए टेबल बनाया गया है और अलग अलग विषयों का दिया गया है। हमने उसमें से हिंदी विषय का लिया हुआ है। जो पहला टेबल है खंड 1 वो 2024 के अनुसार है, और जो खंड 2 है
यानी स्तंभ 2 वो 2026 के अनुसार। 2024 में दिया गया सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी के लिए, तो इसमें बताया गया कि 2 चीजें बताई गई, ठीक है, उन दोनों पर हमें फोकस करना है 2024 के अनुसार, जिसमें कि संशोधन हो चुका है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना था। तो ऐसा आपको लग रहा होगा, इसीलिए हमने शुरू में यूपीएलटी के विज्ञापन को आपके सामने रखा था जो 2025 में निकला हुआ था। तो ये हुबहू आप देख रहे हैं उस विज्ञापन से मेल खा रहा है, पूरी बातें जो है मेल खा रहा है। और इस दूसरी बात थी कि आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए। तो ये तो 2024 का हो गया, लेकिन जो संशोधन हुआ है, 7वां संशोधन जिसको कहा जा रहा है, सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी विषय के लिए हाई स्कूल 9वीं 10वीं को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या पात्रता है, उसके बारे में बताया गया। 2 बातों पर संकेत किया गया है। पहली बात है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण। और जो दूसरी क्राइटेरिया है कि बीएड की उपाधि होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो मुख्य अंतर है इसमें प्रतिशत को भी जोड़ दिया गया। कहा गया कि आप हिंदी विषय के साथ स्नातक हों और स्नातक में भी 50% आपके होने चाहिए। मान लीजिए किसी के 49.5% है तो वो इससे वंचित हो सकता है, किसी के 48% हो। हालांकि इस जमाने में इतने प्रतिशत की बात करना थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है कि पैटर्न बदलने के बाद परसेंटेज ज्यादा मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहले जमाने के होंगे, उनके परसेंटेज कम होंगे, तो वो इससे बाहर हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि लिखा गया कि हिंदी के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर। आप देख रहे हैं भाषा बहुत ही यहाँ पर टेक्निकल रूप लिया हुआ है, ध्यान से देखने की जरूरत है। अब इसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं, या तो बीए में आपके 50% हो या बीए में ना होकर एमए में 50% हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अथवा का मतलब यही यहाँ पर हो रहा है, हिंदी के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब कि आपको 50% लाना ही लाना है। इससे अगर कम है तो फिर आप इससे बाहर हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। ये बात पहले भी थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले भी ये बात थी, और ये एक तरीके से कहें कि नया नहीं है, नया में जुड़ गया है 50%। और आप जानते हैं कि आयोगों द्वारा नियम कब बनाए जाते हैं, नियम कई बार अनुकूल प्रतिकूल होते रहते हैं, ठीक है। अब तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं यूपी टीजीटी की तैयारी करने वाले कि क्या ये हमारे लिए है कि नहीं है। तो अभी तक जो हमने चर्चा की और जो प्रमाण आपके सामने रखा, उससे ये लग रहा है कि पहली नजर में यूपीएलटी के लिए जिस हिसाब से पुरुष और महिला की बात की गई, जबकि यूपी टीजीटी में आप देखेंगे कि बालक और बालिका की बात की गई है। एक तर्क यहाँ पर रखा जा सकता है कि अभी जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, अगर हम विज्ञापन 2022 के आधार पर देखें तो इसमें भी बताया गया है कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट पहले से ही लागू, लेकिन ये जो 50% का नया इसमें संशोधन हुआ है,
वो अभी तक यूपी टीजीटी में नहीं था और एलटी में भी नहीं था, लेकिन इस बार से हो गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से आयोग एकरूपता लाने की कोशिश कर रहा है। पहले यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस इत्यादि नहीं हुआ करते थे, लेकिन नए संशोधन के बाद उसमें जीएस को जोड़ दिया गया है। तो हो सकता है इस बार 50% का जो क्राइटेरिया है इसको यूपी टीजीटी में भी लागू कर दिया जाए। मुख्य अंतर यहाँ पर यही है। तमाम विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि उनका बीए में हिंदी के साथ संस्कृत था, इंटरमीडिएट में नहीं था, तो क्या वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपने बीए के दौरान हिंदी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा तो ठीक रहा कॉम्बिनेशन, लेकिन इंटरमीडिएट में भी आपका संस्कृत होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स से नहीं रहे, साइंस बैकग्राउंड से रहे, बायोलॉजी मैथ से रहे, तो एक सर्टिफिकेट जो बार बार एक आयोग की बात इसमें बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये यहाँ पर कंपलसरी दिया गया है, इसको आपको करना पड़ेगा अगर आप अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 2026 की नियमावली आई हुई है उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव हो रहा है वो 50% की अनिवार्यता है। बाकी कोई बहुत बड़ा बदलाव इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन न आ जाए तब तक आपको बहुत पैनिक या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप का अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो जो उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर मध्यमा द्वारा जो एग्जाम हो रहा है उसके अगर फॉर्म इत्यादि आप भर सकते हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, तभी इसमें आप योग्य हो सकते हैं। यही पात्रता निर्धारित की गई है। पहले केवल डिग्री से काम चल जा रहा था, लेकिन अब उसमें परसेंटेज को भी शामिल कर दिया गया है, 50% को जोड़ दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर विद्यार्थियों के 50% होंगे, लेकिन एक सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल है, आयोग को भी समझना चाहिए कि सरलता को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी विषय को लेकर आप संस्कृत को बैसाखी बनाकर कब तक चलते रहेंगे, जहां पर सभी विषय को स्वतंत्र रखा गया है। अगर हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए आप चाहते हैं कि संस्कृत की जानकारी हो, तो आप इस तरीके का एक मॉडल बनाइए कि हिंदी पढ़ते हुए भी संस्कृत की जानकारी कुछ एक पेपर में हो जाए। आमतौर पर हमने देखा है कि अगर आप 9वीं 10वीं करते हैं, 11वीं 12वीं करते हैं आर्ट्स से, तो कहीं ना कहीं एक पेपर आपका संस्कृत होता है। तो संस्कृत की सामान्य जानकारी हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को होती है। इसी तरीके के बहुत इसमें डिग्री को अनिवार्य नहीं करना चाहिए, एक विषय के रूप में हिंदी को फ्री रखना चाहिए, तभी इसका विकास हो सकता है। संविधान में जो 351 अनुच्छेद की बात की गई है, तभी ये सफल हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। नहीं तो संस्कृत का विकास केवल हिंदी की बैसाखी पर नहीं हो सकता। हालांकि हमने संस्कृत पढ़ी हुई है, सारी चीजें की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर उलझा कर जो रखने का प्रयास किया जा रहा है, आयोग या जो भी नियम कानून बनाने वाले नियम करता है उनको एक बार सोचना चाहिए इस चीज को कि हिंदी से तभी लोग जुड़ेंगे अगर सही मायने में इसका विकास देखना चाहते हैं और अनुच्छेद 351 को फलीभूत होना चाहते हैं, तो फ्री आपको रखना पड़ेगा, उसको कंडीशनल रूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप इस तरीके का एक पाठ्यक्रम तैयार कीजिए कि हिंदी के साथ साथ लोग संस्कृत का ज्ञान रखें। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केवल परीक्षा तक आप हिंदी संस्कृत करते रहेंगे, लेकिन क्लासरूम में जाने के बाद न ठीक से कोई हिंदी का प्रयोग करता है न संस्कृत का प्रयोग करता है, आम बोलचाल जो इंग्लिश का प्रयोग है उसी का लोग करते हैं। तो जो भी नियमावली बना रहे हैं, अब वो कुछ अच्छा सोचकर बना रहे होंगे, लेकिन किसी भाषा के विकास में किसी को बैसाखी के रूप में नहीं रखना है और या फिर परजीवी के रूप में नहीं रखना है, उसको स्वतंत्र करने की कोशिश कीजिए ताकि हिंदी विषय से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े।
ये इसमें जोड़ देना कि उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आप ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाइए, 9वीं 10वीं से ही इसको इस तरीके से लागू टाइप का कर दीजिए कि संस्कृत का ज्ञान अच्छा हो। ये ना कि उसके लिए अलग से प्रमाण पत्र की जरूरत हो। तो एक शिक्षक के रूप में हम तो यही चाहेंगे कि संस्कृत को फ्री रखना चाहिए, और सॉरी, हिंदी को फ्री रखना चाहिए। उसमें किसी भी इस तरीके से कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत उलझाव पूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए। बाकी नियमावली है, 1983 से ये नियमावली बन रही है और उसमें लगातार संशोधन हो रहे हैं। इस बार का जो सबसे बड़ा संशोधन था वो 50% वाला संशोधन था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी देखिए इसमें आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आपने अगर बीए कर लिया है हिंदी विषय के साथ, साथ में संस्कृत का अगर आप अध्ययन किए हैं तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और जोड़ दिया गया कि इंटर में भी आपका संस्कृत होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, और ये भी कहा गया कि बीए में 50%, और अगर आपने एमए भी कर लिया है तो उसमें भी 50% आपके होने चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का दिया है अथवा दिया गया है। तो तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बीए के बाद हिंदी से एमए भी कर लिए होंगे, तो किसी एक में 50% हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपने दावेदारी को पेश कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर बात को कही गई। अब ये इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ है कि क्या हुआ है, आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, या अगर आप संस्कृत के साथ नहीं पढ़े तो उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। तो बहुत लोगों ने कॉम्बिनेशन को बना लिया होगा और बहुत लोग बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि यूपी एलटी के लिए तो एकदम से एक क्लियर हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नोटिफिकेशन में या फिर विज्ञापन में अगर ये क्राइटेरिया आए तभी इसको आप फाइनल मानकर चलिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमने इसको समझाने में सफलता हासिल की होगी, और लग रहा होगा कि हमने आपको समझा दिया है कि आखिरकार नियमावली 2026 क्या है। इसको लेकर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ा कि ताकि हमारे विद्यार्थी चीजों को सही से समझ पाए। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।